हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हम लोग करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स 8 फरवरी 2025 का। डेली करंट अफेयर्स में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, ग्रोथ पुश, आरबीआई कट्स रेट बाय 0.25%। तो ग्रोथ पुश के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रोथ को पुश करने के लिए इंडियन इकोनॉमी में आरबीआई ने रेट्स को कट किया है। तो इसको हम समझेंगे पूरा। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है डंकी रूट्स। डंकी करके आपने मूवी भी देखा होगा, शाहरुख खान साहब का, राजकुमार हिरानी ने उन मूवी को बनाया है। तो वैसा ही कुछ अभी रियल टाइम में देखने के लिए मिल रहा है कि इंडिया से बहुत सारे लोग इलीगली यूएस पहुंचे थे और यूएस की गवर्नमेंट ने ट्रंप आते ही उनको डिपोर्ट कर दिया हाथ बांध बांध के। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक समझते हैं। ग्रोथ पुश, आरबीआई कट्स रेट बाय 0.25%। The Monetary Policy Committee of the RBI cuts the benchmark repo rate from 6.5 to 6.25 for the first time in 5 years। मतलब अगर हम 2020 से लेकर के 2025 तक की बात करें तो लास्ट टाइम 2020 में जब कोविड वगैरह आया था तो आरबीआई ने अपने रेट्स को कट किया था। फिर उसके बाद रेट्स को सिर्फ बढ़ाया ही है या फिर रेट्स को कांस्टेंट रखा था। वापस अभी 2025 में पहली बार 6.5 से रेट कट करके 6.25 किया है। ये रेपो रेट में कट हुआ है। आगे हम समझेंगे रेपो रेट क्या होता है और आरबीआई ये सब का क्या काम करता है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी समझते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का मतलब यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। हर कंट्री के बाद एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इंडिया के पास जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? आरबीआई। तो आरबीआई जैसा सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है। उसका काम क्या होता है? मनी सप्लाई को मैनेज करना। मतलब जो करेंसी है, मनी है, वो इकोनॉमी में कितना सप्लाई होगा, इकोनॉमी में ज्यादा सप्लाई करना है कि इकोनॉमी से खींचना है, उसको मैनेज करना आरबीआई का काम होता है। साथ साथ इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई से रिलेटेड इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा घटेगा बैंक्स का, वो भी आरबीआई काफी हद तक डिसाइड कर पाता है टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ऐसा किस लिए किया जाता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जाए, करेंसी को स्टेबलाइज किया जाए, रुपी और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबलाइज किया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जाए, और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जाए या सिक्योर किया जाए। तो ये सब काम के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जो है किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी आपको दो टाइप का मिलेगा। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो कि एक्सपेंशन ओरिएंटेड है। कैसा है? एक्सपेंशन ओरिएंटेड, यूज्ड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग मनी सप्लाई एंड लोअरिंग इंटरेस्ट रेट। तो ये क्या करता है? मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है और इंटरेस्ट रेट को लोअर करने का काम करता है। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा लोन पे ले पाएंगे। लोन पे ज्यादा से ज्यादा पैसा अगर लोग लेंगे तो उसी से क्या होगा? उसी से और ज्यादा ग्रोथ होगा, एक्सपेंशन होगा। इसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और अभी के टाइम पे आरबीआई ने यही किया है, 6.5 से काट के 6.25 किया है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, अगर इन्फ्लेशन वगैरह बहुत बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत डिमांड है, डिमांड को कम करना है, तो बैंकों का इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए फिर आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा देता है। तो वो क्या है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी के लिए डिसीजंस कौन लेता है? तो पहले आरबीआई खुद ही डिसीजन लिया करता था सारा का सारा। आरबीआई के जो गवर्नर है, आरबीआई की जो इंटरनल कमिटी होती थी, वो सारा का सारा डिसीजन लिया करती थी। बट बाद में मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बना दी गई 2015-16 के अराउंड में। और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का काम क्या होने लगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का काम यह होने लगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगा? एक्सपेंशनरी होगा, कॉन्ट्रैक्शनरी होगा, रेपो रेट बढ़ाना है कि रेपो रेट घटाना है, वो सब कुछ किस पे डिपेंड करने लगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी पे। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं। 6 में 3 होते हैं जो आरबीआई के मेंबर होते हैं। 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं। 6 मेंबर्स में से 3 फ्रॉम आरबीआई, 3 फ्रॉम आरबीआई, 3 फ्रॉम आरबीआई हो जाएगा। और 3 मेंबर्स किसके हो जाएंगे? गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करता है। ये 6 मेंबर जो है कम से कम 4 बार ईयर में एटलीस्ट 4 टाइम्स, मतलब 3 महीने में कम से कम एक बार तो ये मिलेंगे
और ये देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे मैनेज करना है, रेट्स को बढ़ाना है या रेट्स को घटाना है। और मेन मैंडेट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई, वो 4% के अराउंड रहनी चाहिए, 4% के अराउंड। अगर 4% से ज्यादा भी हो तो 2% तक ज्यादा हो सकता है, 6 तक, कम भी हो तो 2% तक कम हो सकता है, 2% तक। तो 2% प्लस माइनस का इनको बैंडविड्थ दिया गया। और उर्जित पटेल जो बाद में जाके आरबीआई गवर्नर बने, वो पहले आरबीआई गवर्नर नहीं थे, उन्होंने ही रिकमेंडेशन दिया था कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया जाए। फिर आरबीआई का जो एक्ट होता है उसी में अमेंड किया गया और आरबीआई एक्ट अमेंड करके क्या बनाया गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दिया गया। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, आरबीआई वंस इन एवरी 6 मंथ रिलीजेस मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट टू एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ इन्फ्लेशन एंड फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर 6 to 18 months अहेड। आरबीआई हर 6 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी रिलीज करता है और बताता है कि आगे कितना इन्फ्लेशन होने वाला है और कैसे आरबीआई उसको कट करने का सोच रही है। तो अब वापस आते हैं रेपो रेट कट पे। तो रेपो रेट क्या होता है, अब आरबीआई, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट मतलब आरबीआई जो है वो क्या करता है, बैंक्स को लोन देता है ना, जो भी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, उनको क्या करता है, लोन देता है। लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए, जनरली ये लोन्स होते हैं। और शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जीसेक बोलते हैं जिसको, है ना, गवर्नमेंट पेपर्स जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो वो गिरवी रखते हैं किसके पास, आरबीआई के पास, शॉर्ट टर्म पे लोन लेते हैं कि वापस से ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास गिरवी रख रहा है बैंक, वो वापस से उसको क्या करेगा, रीपरचेज करेगा, वापस से क्या करेगा, रीपरचेज। इसीलिए इसका नाम क्या है, रीपरचेज ऑपरेशन रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। तो रेपो रेट मतलब आरबीआई जो शॉर्ट टर्म पे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रहा था, वो कितना दे रहा था, 6.5% पे। अब कितने पे देगा, 6.25% पे। मतलब बैंक्स जो है वो कम इंटरेस्ट रेट में पैसा लेंगे आरबीआई से, तो बैंक्स जो है अपने कस्टमर को कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे पाएंगे। तो उन बैंक्स के कस्टमर कौन है, लोग हैं, है ना, बिजनेसेस हैं, इंडिविजुअल्स हैं। ये भी कम इंटरेस्ट रेट पे अगर इनको लोन मिलेगा तो पहले से इनकी जो इच्छाएं होंगी, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, कुछ पर्सनल काम है, कम इंटरेस्ट रेट पर लोन होगा तो ये भी लेना चाहेंगे और ऐसे इकोनॉमी में क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो ये है रेपो रेट को लोअर किया गया है आफ्टर द यूनियन बजट। यूनियन बजट ने भी क्या किया, इस बार जो इनकम टैक्स की लिमिट थी वो 12 लाख कर दिया कि जो 1 लाख पर महीना कमाता है या साल का 12 लाख तक भी कमा रहा है तो वो पर्सन को अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा, 0 इनकम टैक्स वो स्लैब में आ जाएगा। तो इसका मतलब लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होगा, एक्स्ट्रा पैसा होगा तो एक्स्ट्रा कंजम्पशन करेंगे, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इसका मतलब जो गवर्नमेंट बजट लेके आई उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, और जो आरबीआई ने कट किया रेट इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी यही चाहती हैं कि इकोनॉमी में क्या आए, ग्रोथ आए, ग्रोथ आए, इकोनॉमी क्या करे, एक्सपेंशन करे, क्योंकि इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने के लिए मिल रहा है ना, ऐसा बहुत भयंकर ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। 6.5% के अराउंड ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, प्रोजेक्टेड है। ग्रोथ हमारा 8% के आसपास होगा तो जाके हम 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन पाएंगे। तो अभी 8% से हमारा ग्रोथ काफी कम है। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा सर 8 और 6.5 में कितना ही अंतर है, एक साल के लिए तो कोई खास अंतर नहीं है, बट अभी अगर हम 2025 में खड़े हैं और 47 तक की बात हो रही है तो नेक्स्ट 22 ईयर्स तक 1.5% का डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट में ह्यूज इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो यहां बात वही हो रही है, आरबीआई इंट्रोड्यूस एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कई बार जो भी फाइनेंशियल चीजें हैं उनका सिक्योरिटी चाहिए होता है तो एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंट्रोड्यूस किया, खासकर इंटरनेशनल डिजिटल ट्रांजैक्शन में। वहां पे आरबीआई क्या करेगी, बैंक.in और fin.in करके जो डोमेन्स हैं वेबसाइट वाले, इसको बेटर साइबर सिक्योरिटी के लिए बैंकिंग में यूज करने वाली है। आरबीआई क्या बोलती है कि इस साल हमारा ग्रोथ 6.7 के अकॉर्डिंग रहेगा। गवर्नमेंट क्या बोलती है, इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है कि 6.3 और 6.8 के शायद बीच रहेगा। ग्रोथ प्रोजेक्शन स्लाइटली हायर देन फाइनेंशियल ईयर 25 एस्टिमेट 6.4%, मतलब ऑलमोस्ट 6 से 7% के बीच में ही ग्रोथ की बात की जा रही है।
तो ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ये दोनों काम किया जा रहा है। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी टुगेदर मिला के क्या बनता है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बनता है। इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस, इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन, महंगाई कम होगी। एडेड बाय फूड प्राइस स्टेबिलिटी, फूड प्राइस स्टेबल होगा जो पास्ट में इतना नहीं था। पल्सेस की प्राइस बहुत ज्यादा थी, तेल वगैरह की प्राइस बहुत ज्यादा थी, वो धीरे धीरे घटेगा। 4.2 पे इन्फ्लेशन अभी दिखाई दे रहा है। फैक्टर्स दैट लेड टू आरबीआई डिसीजन टू कट द रेपो रेट, क्या क्या फैक्टर्स से आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है वो फैक्टर्स की बात करते हैं। ग्रोथ स्टिमुलेटिंग बजट, बजट चाहता है कि ग्रोथ बढ़े। टीडीएस टैक्स डिडक्शन लिमिट को बजट ने चेंज किया। मार्केट लिक्विडिटी इनहेंसमेंट, मार्केट में लिक्विडिटी और चाहिए, पैसा और चाहिए, तो अगर वो कम रेट पे बैंक्स को लोन देगा तो बैंक्स भी कम रेट पे आगे पैसा देंगे, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगा। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ट्रंप साहब आए हैं और जब से ट्रंप साहब आए हैं टैरिफ बढ़ा दिए हैं, कनाडा पे, मेक्सिको पे, चाइना पे, इंडिया पे भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं कम हो जाते हैं, स्लो डाउन आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में डोमेस्टिक ग्रोथ को बहुत ज्यादा मजबूत करना जरूरी है। और साथ साथ रुपी जो है वीकन हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ने के वापस से रिस्क आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आरबीआई ने यह डिसीजन लिया है रेपो रेट को कट करने का एज अ कुशन, ठीक है, जिससे कि एक्सटर्नल शॉक जो भी आ रहा है उसको हम लोग क्या कर पाए, बैलेंस कर पाए। इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है, तो इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो रेट कट किया जाना चाहिए। आगे बात करते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ रेपो रेट कट। तो लोअर रेपो रेट कट होगा, डिक्रीज बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट कम होगा, बैंक्स के पास बोरोइंग कॉस्ट कम होगा, आगे लोगों का बोरोइंग कॉस्ट कम होगा, बिजनेसेस का एक्सपेंशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा जॉब क्रिएट होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, लोन्स चीप होंगे, कंज्यूमर बोरोइंग और स्पेंडिंग बढ़ेगा। रिड्यूस इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट, शिफ्ट कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट टुवर्ड स्टॉक, सेविंग अकाउंट में भी आपका कम हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, तो आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, रियल एस्टेट में और ज्यादा इन्वेस्ट करोगे। अ ड्रॉप इन द रेपो रेट में डिक्रीज इन्वेस्टमेंट रिटर्न, इन्वेस्टमेंट रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा, कॉजिंग कैपिटल आउटफ्लोज एंड वीकनिंग द करेंसी विच इनहेंसेज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बट रेजेज इंपोर्ट कॉस्ट। तो फायदे में एक्सपोर्ट में हम कॉम्पिटिटिव और होंगे, बट नुकसान में इंपोर्ट में हम लोग कॉस्ट बढ़ा लेंगे। इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग ड्यू टू लोअर रेट्स कैन एलिवेट इन्फ्लेशन, है ना, जब भी रेपो रेट कट होता है इन्फ्लेशन बढ़ने के चांस बढ़ते हैं, बट यहाँ पे इन्फ्लेशन कमी हो रहा है, अभी तक तो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये 2019 से अगर हम लोग देखें 2024 तक, 2025 में हम खड़े हैं, तो 5.15 हुआ करता था, उसके बाद कोविड के टाइम पे इसको घटाया गया और घटाया गया, 2020 में लास्ट इसको घटाया गया था रेपो रेट को, उसके बाद से या तो ये बढ़ा ही है और बढ़ा है और वापस से 6.5 से पहली बार इसको कम किया गया। तो रेपो रेट, इसको पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। द चार्ट शोज द रेपो रेट इन परसेंटेज डिसाइडेड बाय आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बिटवीन अक्टूबर 2009 एंड फरवरी 2025। तो 2020 के बाद से जो ये रेट्स बढ़ रहा था पहली बार इसको कट किया गया है। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट मतलब रीपर्चेज अग्रीमेंट रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। तो यहां रीपर्चेज क्या है? कॉमर्शियल बैंक गिरवी रखेंगे अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसको? आरबीआई के पास, और उसको वापस रीपर्चेज करेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? रीपर्चेज अग्रीमेंट रेट। वहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या रखा जाएगा? कोलैटरल रखा जाएगा। हायर रेपो रेट मतलब कॉस्टलियर लोन फॉर बैंक, बैंक के लिए लोन कॉस्टली हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, बोरोइंग स्लो हो जाएगा। अभी रेपो रेट क्या हुआ है? लोअर हुआ है। चीपर लोन फॉर बैंक्स, लोअर इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज बोरोइंग एंड स्पेंडिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा रेपो रेट का कहानी। ये पूरा पिक्चर है जिससे कि आप समझ सकते हो सेंट्रल बैंक रेपो रेट, इससे पैसा कहां जाएगा? कमर्शियल बैंक के पास, यहां से कहां जाएगा? कंज्यूमर्स के पास जाएगा। ऐसे करके रेपो रेट पे चीजें की जाती हैं। सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं, डंकी रूट्स, द पेरिलियस जर्नीज ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन माइग्रेंट्स टू द यूएस। इस टॉपिक में कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है। जब हम बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा की, तो इंडियन, ये टॉपिक किसके लिए इंपॉर्टेंट था? आईआर में इंडियन डायस्पोरा करके टॉपिक आता है। डायस्पोरा जो है वो वर्ड बना है डिस्पर्स से, डिस्पर्स। डायस्पोरा किस वर्ड से बना है? डिस्पर्स। डिस्पर्स मतलब फैल जाना, डिस्पर्स हो जाना, इससे मिलकर बना है डायस्पोरा। तो इंडियन ओरिजिन के लोग जो अलग अलग जगह फैल गए हैं
उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि इलीगली फैले हुए हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो एक तो यहां रेलेवेंट हो जाएगा। सेकंड, ये एथिकल पर्सपेक्टिव से, एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यूएस डिपोर्टेड अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन इमिग्रेंट्स स्पार्किंग प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट ओवर अलेज्ड मिसट्रीटमेंट ड्यूरिंग द जर्नी। उनके साथ मिसट्रीटमेंट किया गया है। बट हाँ, अगर आप कोई और कंट्री जाना चाहते हो तो उस कंट्री का आपको अप्रूवल लगेगा। अप्रूवल मतलब वीजा लगेगा। अगर वो कंट्री आपको अप्रूव नहीं कर रही है, मतलब आप वहां पे नहीं जा सकते। तो इलीगली ये लोग गए हुए थे, है ना, डंकी रूट। डंकी रूट मतलब छुपन छुपाई खेल के इधर उधर से इलीगल तरीकों से गए हुए थे, जिसको यूएस ने इस बार डिपोर्ट कर दिया। बाकी कंट्रीज का भी डिपोर्ट किया। ये रिवर उवर क्रॉस करके, आप देखते हो रोहिंग्या माइग्रेंट्स जो होते हैं वो क्रॉस करते रहते हैं इलीगली, म्यांमार से बांग्लादेश, बांग्लादेश से इंडिया। तो जैसे इलीगल माइग्रेंट्स, ये भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो इंडिया से वहां जाते हैं। क्यों जाते हैं? ऑब्वियसली बेटर प्रोस्पेक्ट के तलाश में जाते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब से सबसे ज्यादा लोग आपको कनाडा में, यूके में, यूएस में ऐसे डंकी रूट से जाते हुए दिखेंगे। और जो मूवी बनी थी शाहरुख खान साहब की, वो भी पंजाब का ही सिनारियो दिखाती है कि वहां से कोई लीगल रूट से यूके गया, कनाडा गया, यूएस गया, और वहां जाके उसकी किस्मत ही बदल गई। वहां जाके उसको पैसे ज्यादा मिले, पैसे सेव किया उसने, अपने घर भेजा, और सारी गरीबी उसके घर की दूर हो गई। तो ये सारी चीजें जो है, वहां से पुल फैक्टर जो बहुत बड़ा निकल के आता है, वो पुल फैक्टर इंस्पायर करता है लोगों को कि वापस वो वहां से कहां जाए, इन कंट्रीज में जाए जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं। उनको लगता है कि वहां जाने पे कोई मिराकुलस चेंज होगा और उनकी लाइफ पूरी बदल जाएगी। Recent deportation incident: US military plane carrying 104 Indian deportees landed in Amritsar. Deportees reported being handcuffed and denied access to washroom during the flight. Flight में उनको washroom नहीं मिला और handcuff करके रखा गया। Donkey route क्या है? Illegal migration routes commonly used by people from Punjab and Haryana involve traveling through multiple countries in South America and Central America to reach US. तो यहां से इनका साउथ अमेरिका पहुंचना बहुत ईजी रहता है। साउथ अमेरिका पहुंचने के बाद से ये लोग इलीगल रूट से कहां पहुंच जाते हैं? यूएस पहुंच जाते हैं। ठीक है, साथ में वहां पे भी साउथ अमेरिका वाले लोग भी होते हैं। ट्रैवल एजेंसी का टैक्टिस होता है ना। डंकी रूट्स ऑब्वियसली डेंजरस है, जाने के भी बहुत चांसेस रहते हैं। एक्सप्लॉयटेशन, बीच में मिडिल मैन बहुत करते हैं इनका। डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज किया जाता है। ये सब चीज आप मूवीज में, वेब सीरीज में काफी देखते हो। ठीक है, यहाँ पे एक डेरियन गैप आता है। डेरियन गैप जहां पे रोड वगैरह जो है, रोड नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है ना। जब आप सेंट्रल अमेरिका क्रॉस करके साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कौन कनेक्ट करता है? सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में क्या आता है? डेरियन गैप, जहां पे रोड नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है, बहुत डेंजरस है। दे ट्रैवर्स डेंजरस एरिया लाइक द डेरियन गैप, पनामा, कोलंबिया बॉर्डर, है ना। तो वहां पे रॉबरी के, वायलेंस के, एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस इनके साथ बहुत बढ़ जाते हैं। ये लोग बोलीविया, गोइना जैसे कंट्री जाते हैं जहां पे इंडियंस के लिए वीजा फ्री है, और वहां से यूएस में घुसने का कोशिश करते हैं। ठीक है, रीजन: माइग्रेंट्स प्रीफर द डंकी रूट। डंकी रूट क्यों? क्योंकि लीगल बैरियर्स नॉर्मल रूट से बहुत ज्यादा है। एक साल तक अच्छे अच्छे लोगों का वीजा का, इंटरव्यू का कॉल भी नहीं आता। इकोनॉमिक प्रेशर घर पे रहता है बहुत। उनको लगता है वहीं जाएंगे तो एकदम डॉलर में पैसा कमाएंगे, फटाफट सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ठीक है, आसपास के लोगों को देख के उनको लगता है जो लोग अच्छे हैं। इजी एक्सेस, साउथ अमेरिका से एक्सेस इजी होता है। और एजेंट्स जो है सबसे ज्यादा फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं एजेंट्स। ये एजेंट्स बहुत बेवकूफ बनाते हैं। ग्लोबल इंपैक्ट्स क्या है? एथिकल इंप्लीकेशन: एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लूपहोल प्रॉम्प्ट्स क्वेश्चंस अबाउट फेयरनेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल्स। पोटेंशियल फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पोटेंशियल बढ़ता है। सिक्योरिटी रिस्क पोज चैलेंजेस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी by enabling illegal entry. Economic burden: strain resources of both origin and transit countries due to increased enforcement and deportation costs. तो ग्लोबल इम्पैक्ट्स निगेटिव ही हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो इसमें क्या ही आएगा। द पाथ अहेड फॉर एड्रेसिंग इलीगल माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन को टैकल करने का क्या रास्ता होना चाहिए? क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज, जहां से इलीगल माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज लोकल गवर्नमेंट जो है वो क्रिएट करे। इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है ना, हेल्थ केयर, एजुकेशन, बेसिक कम्युनिटीज, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। इंडिया में तो चल ही रहा है, फिर भी लोग जा रहे हैं। यहाँ पे पुल फैक्टर ज्यादा है। म्यांमार वगैरह से जो इलीगल माइग्रेंट इधर आता है वहां पुश फैक्टर ज्यादा है। इनफोर्स स्ट्रिंजेंट मेजर अगेंस्ट इंटरमीडियरीज, जो इंटरमीडियरीज हैं, ये बीच वाले एजेंट्स, इनके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा कठोर मेजर्स लेने की जरूरत है। इनको अच्छे से लॉ बना के पनिश करने की जरूरत है। लोगों में अवेयरनेस और लीगल अल्टरनेटिव्स को बढ़ाने की जरूरत है। तो ये रहा आज का सेकंड टॉपिक और आज का
DCA। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।